हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और चैप्टर का नाम रहेगा नेशनल इनकम। हालांकि मेरी इसके ऊपर 2 वीडियोस और भी हैं, अगर आप चाहो तो उसको जाके भी देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बात करने का, वो होगा 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स जो आपको किसी भी हाल में सीखने पड़ेंगे ताकि आपको नेशनल इनकम के ऊपर कमांड अपनी स्ट्रॉन्ग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो 3 आइटम कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने नाम लूंगा उनका। फर्स्ट डेप्रिसिएशन, नंबर 2 NFIA एंड नंबर 3 NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो 3 वर्ड्स के नाम लिए मैंने आपके सामने, इनका यूज होता है नेशनल इनकम के अंदर बहुत ज्यादा। तो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन कि इन तीनों का मतलब क्या होता है और इनका इस्तेमाल कहां होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने क्लास 11th के अंदर इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। लेकिन जो बच्चे नॉन कॉमर्स के हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, मे बी कि उनको शायद समझ में ना आए कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो शॉर्ट के अंदर मैं अपनी बात आपके आगे रखूंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू में गिरावट आना, कमी आना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कि अभी अभी शोरूम से नई कार खरीदी है और आप अगर उसको 1 साल के बाद किसी और को सेकंड हैंड सेल करना चाहते हो, तो क्या उसी दाम पर आप उसको बेच दोगे जिस दाम पर आपने उसको मार्केट से लिया था? अगर आपने वो गाड़ी 5 लाख की ली है, तो क्या 1 साल बाद आप उसको 5 लाख का बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे ना सर। क्यों नहीं बेच पाओगे? क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी है, गिर गई है उसकी वैल्यू। वही गिरावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये हर उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है जो आपको दिखता है, जैसे कि एसी, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिखती है और उसका जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा का है। मतलब ऐसा एसेट जो आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए कमा के दे सकता है, उसी के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। एक्सेप्ट लैंड, जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। और फिलहाल उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि लैंड जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, तब भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो डेप्रिसिएशन का जो एक और नाम होता है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर कभी कभी इसको हम बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोला? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके सर, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? ओके, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एक वैल्यू होती है ग्रॉस और एक वैल्यू होती है नेट। एक वैल्यू मैंने बोली ग्रॉस और एक वैल्यू मैंने बोली नेट। तो जब भी आपको ग्रॉस और नेट के बीच में इंटरचेंज करना हो, तो हमेशा आपको डेप्रिसिएशन का ही यूज करना है। आपको अगर ग्रॉस से नेट पे आना है, तो सर ग्रॉस के अंदर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि नेट वैल्यू हमेशा प्योर वैल्यू होती है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे आना है, तो हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे, मतलब हम नेट वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अगर आपने ऐसा करना सीख लिया, तो आपको डेप्रिसिएशन का यूज करना आ जाएगा। ओके, ग्रॉस और नेट वैल्यू ये आपको बार बार दिखाई पड़ेगी, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा कि कैसे हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं ग्रॉस से और नेट की वैल्यू, और नेट की वैल्यू से ग्रॉस की वैल्यू तक आने के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है NFIA। तो NFIA का मतलब पहले मैं लिखूंगा यहां पे NFIA। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो बनती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड। एब्रॉड को हम कई बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके सर, लेकिन ये होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो इसके आगे एक नेट वर्ड लिखा हुआ है। नेट का मतलब होता है कि नहीं दो चीजों के बीच का डिफरेंस को ही हम नेट कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहां पे नेट वर्ड का यूज करा है तो इसका यही मतलब है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के लिए दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस है। और वो दो वेरिएबल कौन से हैं आइए देखें। सो NFIA इज इक्वल टू, क्योंकि नेट बीच में आ गया इसलिए डिफरेंस है किन्हीं दो बातों के बीच का। पहला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को वाई से शो करते हैं, माइनस फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, जो पैसा बाहर से आता है, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पैसा बाहर से आता है वो आपके लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। जो पैसा बाहर से आता है और बाहर ही बनता है वो आपके लिए क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। और जो पैसा आपके देश में बन रहा है और बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। एग्जांपल लेते हैं, आप अमेरिका में काम करते हैं, आपकी जॉब है और आप अपनी फैमिली को वहां से इंडिया के अंदर पैसे भेजते हैं, हम मान लेते हैं। तो वो पैसा बाहर से आ रहा है, इंडिया के लिए क्या बना? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वो पैसा बाहर से आ रहा है सर, क्लियर हुआ? और ये पैसा कमाया गया है, ये आपको मिला नहीं, कमाया गया है। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है इंडिया के लिए, क्योंकि ये पैसा बाहर से आ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। चलिए अब एक सेकंड केस लेते हैं, फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। एक अमेरिका का बैंक इंडिया के अंदर है, एक अमेरिका का बैंक की ब्रांच इंडिया में है, वो इंडिया में काम करता है और इंडिया के अंदर ही प्रॉफिट कमाता है। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि क्योंकि वो बैंक जो है वो इंडिया में है तो वो इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देगा, क्योंकि वो इंडिया के रिसोर्सेज का यूज करके यहां पर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन टैक्स को पे करने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है, क्या वो प्रॉफिट भी इंडिया में रहेगा? जवाब क्या है इसका? जी नहीं, वो अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि वो बैंक ही कहां का है? अमेरिका का है। तो वो पैसा इंडिया में बना लेकिन बाहर चला गया, तो नाम क्या होगा? फैक्टर इनकम पेड एब्रॉड। हमारी कंट्री ने उसको बाहर पे कर दिया। तो जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पर हम पहुंच जाते हैं। अब हमारे सामने बात यह आती है कि इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम NFIA का यूज करते हैं। अगर आप इस समय डोमेस्टिक पर हैं और अगर आपको नेशनल पे आना है तो आपको डोमेस्टिक के अंदर NFIA को ऐड करना पड़ेगा सर। अगर आप डोमेस्टिक पर हैं और आपको नेशनल लेवल पे आना है तो आपको डोमेस्टिक के अंदर NFIA को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने यहां जोड़ा तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो मैं इसका उल्टा करूंगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस NFIA कर दूंगा, तो मैं नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंच जाऊंगा। ओके, बिल्कुल सही बात। और NFIA के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई गुड या सर्विस इंडिया में बनती है, अगर कोई गुड या सर्विस इंडिया में बनती है और उसके बदले अगर बाहर से पैसा आता है तो भी उसको हम NFIA के अंदर काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट्स, आपने ये पेन बनाया, इंडिया में ये पेन बना और USA में आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि USA वाले आपको इसके बदले में पेमेंट करेंगे, राइट? ये पैसा बाहर से आया, हाँ सर आया। कहां से आया? अमेरिका से आया। तो कायदे से देखा जाए तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, ये NFIA का पार्ट है। जवाब क्या है इसका? नहीं। क्यों सर अभी आपने कहा था कि जो पैसा बाहर से आता है वो NFIA का पार्ट माना जाता है।
लेकिन मैंने अभी अभी एक क्या बोला आपसे कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आना चाहिए जो इंडिया में नहीं बनती। पहले वाले एग्जाम्पल में याद करो, वो जो अमेरिका में एक इंडिया का आदमी काम कर रहा है, शायद वो आप ही थे, आप वहां काम कर रहे थे और आप इंडिया में पैसा भेज रहे थे। आपने वो सर्विसेज कहां बनाई थी? अमेरिका में। पैसा बाहर से आया, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है सर। एक तो पैसा बाहर से आ रहा है, दूसरा वो पैसा उन सर्विसेज के बदले बना है जो इंडिया में नहीं बनी सर्विसेज। ये गुड्स जो आपने बाहर एक्सपोर्ट करे हैं, जो पेन आपने बाहर बेचा, मानता हूं कि इसके बदले बाहर से पैसा आया है, लेकिन ये उन गुड्स के बदले आया है जो गुड्स इंडिया में बने हैं। तो ये एनएफआईए का पार्ट नहीं होगा। आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ओके सर, हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम होगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि किसी भी वर्ड के आगे अगर नेट आ गया तो वो दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस है। यहां पे क्या लिखा मैंने? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब है कि अगेन इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। देखिए, आईटी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एनआईटी। इसका इस्तेमाल कहां होगा? देखिए, आईटी और ये क्या होता है, इसके भी ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी मेरी, तो आप उसमें चेक कर लेना कि ये आईटी और ये जो लिखा है वर्ड आपका, इस मतलब जो है इनका क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। एनीवेज, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है सर, तो एनआईटी को आपको फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप एमपी से एफसी पे आते हो तो आपको एमपी में से एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस क्या है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। एक वीडियो के अंदर मैं सारी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बोर फील करें। इसके लिए मैं हर एक चीज को अगली अगली वीडियोस के अंदर लेकर आऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, ताकि इन सब चीजों का मीनिंग आप ढंग से जान सके। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।